बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या होते हैं, ये आपके डेफिनेशन मैंने पहले भी बताई कि द आइसोमर्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड और ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट साइक्लिक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। ठीक है, कि ज्योमेट्रिक आइसोमर ड्यू टू डबल बॉन्ड या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से जो है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है कि वो इजीली फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम ज्योमेट्रिक आइसोमर कहलाते हैं। और ये फिनोमिना क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म कहलाता है। कि डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ये आपको पता है कि डबल बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड जो होता है आपको पता है पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स से बनते हैं, जो कि परपेंडिकुलर होता है किसके, प्लेन ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के। ठीक है, कि p ऑर्बिटल हमेशा पैरेलल होते हैं सिग्मा बॉन्ड के। सो रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड विल बी ब्रेक द पाई बॉन्ड। ठीक है, कि जब भी हम इसको रोटेट करेंगे तो हमें पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बगैर जो है रोटेशन पॉसिबल नहीं है। सो दिस रोटेशन इज़ नॉट फ्री। दस टू एक्सट्रीम केसेस आर पॉसिबल ड्यू टू हिंडर रोटेशन एंड इट गिव टू ज्योमेट्रिक आइसोमर्स when two different substituents are present in each doubly bonded carbon atom। ठीक है, अब इसमें क्या है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपको समझ आई है क्या है, कि पैरेलल p ऑर्बिटल जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, जो कि 90 का एंगल बनाते हैं। जब भी वो रोटेशन होगी तो पाई बॉन्ड को ब्रेकअप होना पड़ेगा, उसके बगैर वो रोटेट नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें जो है मोस्टली दो तरह के ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बनते हैं, एक है सिस आइसोमर्स, एक है ट्रांस आइसोमर्स। इन साइक्लिक कंपाउंड फ्री रोटेशन इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर की वजह से भी फ्री रोटेशन नहीं हो सकती, उसमें भी रिंग को टूट के ही वो दोबारा एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में चेंज हो सकता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक आइसोमर इन विच सिमिलर ग्रुप्स आर अटैच द सेम साइड इज कॉल्ड सिस आइसोमर। के दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप जो हैं एक ही प्लेन के एक ही साइड पे लगे हुए होंगे तो वो सिस होगा। द ज्योमेट्रिक आइसोमर्स इन विच सिमिलर ग्रुप आर ऑन ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड पे होगा तो वो ट्रांस आइसोमर होगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक आइसोमर की दो टाइप्स हैं, सिस आइसोमर्स और ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर में क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप एक ही साइड पे लगे होंगे और ट्रांस में दोनों डिफरेंट साइड पे लगे होंगे। कि ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, सो दे कैन सेपरेट आउट बाय फिजिकल मेथड लाइक डायस्टीरियो। ठीक है, कि ज्योमेट्रिक आइसोमर में फिजिकल प्रॉपर्टीज सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर की डिफरेंट होती है, इसलिए हम इसको इजीली जो है वो सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब ये इसकी एग्जांपल्स आपके सामने है। 2-ब्यूटीन, अब देखें इसमें मिथाइल ग्रुप जो है सिस आइसोमर इसका, कि दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही साइड पे लगे हुए हैं और ट्रांस में दो ऑपोजिट साइड पे लगे हुए हैं। इसी तरह नेक्स्ट देख ले मैलिक एसिड, इसमें जो है इथीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होंगे दोनों मैलिक एसिड में सिस फॉर्म है, दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही साइड पे लगे हुए हैं। लेकिन फ्यूमेरिक एसिड इसकी ट्रांसफॉर्म है, उसमें जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों ऑपोजिट साइड पे लगे हुए हैं। इसी तरह साइक्लिक स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन को अगर आप देखते हैं तो इसके भी दो एंटीमर बनते हैं सिस आइसोमर। अगर मिथाइल ग्रुप दोनों एक ही प्लेन के एक ही साइड पे है, अगर दोनों आउट ऑफ प्लेन होंगे डिफरेंट साइड पे लगे होंगे तो वो ट्रांसफॉर्म होंगे। इसी तरह 1,2 साइक्लो प्रोपेन डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें तो जब दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम साइड पे लगे होंगे तो वो सिस आइसोमर होगा, और अगर ट्रांसफॉर्म में लगे ऑपोजिट साइड पे लगे होंगे तो वो ट्रांसफॉर्म होगा। अब हम इसकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं कि स्टेबिलिटी कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है। ऑब्वियसली आपके सामने है, अगर आप फिज़िकली भी देखें तो हमें पता चलता है कि ट्रांसफॉर्म जो है ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू सिस फॉर्म। यूजुअली जो है ट्रांसफॉर्म मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। इट इज़ बिकॉज इन ट्रांस कन्फिग्रेशन टू बल्कि ग्रुप आर अपार्ट एंड स्टेरिक रिपल्शन इज मिनिमम। ठीक है, कि होता क्या है कि ट्रांसफॉर्म में जो है फंक्शनल ग्रुप ऑपोजिट साइड पे लगे होते हैं, बल्कि ग्रुप ऑपोजिट में रिपल्शन कम होती है। सिस में दोनों सेम साइड पे लगे होते हैं और उनमें रिपल्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सिस फॉर्म जो है वो लेस स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रांसफॉर्म। इसीलिए जब भी हम सिस फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं ट्रांसफॉर्म में तो ये यूजुअली एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। डिटर्मन ऑफ कन्फिग्रेशन ऑफ सिस और ट्रांस आइसोमर, कि हम कैसे
पता चलेगा कि ये सिस आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर है। अगर हमारे पास पड़ा हुआ है एक मॉलिक्यूल तो हम नहीं इसको डिटरमिन नहीं कर सकते कि ये सिस आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर है। तो इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, हम यूज़ करके उसके सिस और ट्रांस के डिटरमिन कर सकते हैं कन्फिग्रेशन को। नंबर 1 पे है फिजिकल मेथड, नंबर 2 पे है केमिकल मेथड, नंबर 3 होता है सिंथेटिक मेथड। सबसे पहला जो है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या होता है, सबसे पहले डाइपोल मोमेंट मेथड। डाइपोल मोमेंट मेथड में जनरली क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस आइसोमर इज हायर देन ट्रांस, बिकॉज इन ट्रांस कन्फिग्रेशन ऑपोजिट इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट जो है वो क्या हो जाता है, कैंसल ईच अदर। ठीक है, तो इसमें जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे होने की वजह से वो एक दूसरे की उसको कैंसिल कर देते हैं। सो इसमें जो है मिनिमम होता है एज़ कम्पेयर टू सिस। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास डाइक्लोरोइथेन है, तो इसमें देखें तो सिस आइसोमर जो है, सिस फॉर्म जो है उसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.8 है, जबकि ट्रांस आइसोमर जो है उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। सिमिलरली जो है डाइब्रोमो इथेन में अगर देखें तो सिस आइसोमर का जो है मैग्नेटिक मोमेंट 1.35 होता है, बट ट्रांस आइसोमर का जो है मैग्नेटिक मोमेंट वो है 0 होता है। अब नंबर 2 है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बेस पे हम सिस आइसोमर या ट्रांस आइसोमर को कैसे सेपरेट आउट करते हैं। यूजुअली सिस आइसोमर हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो सिस आइसोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, सोलेबिलिटी, डेंसिटी, हीट ऑफ कंबस्टन, बट लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, सोलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, हीट ऑफ कंबस्टन भी ज़्यादा होती है, बट मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है ट्रांस से। तो ट्रांस का जो होगा वो इसका ऑपोजिट होगा कि लो बॉइलिंग पॉइंट होगा और हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। अब एक्सरे क्रोमेटोग्राफी के थ्रू भी हम सिस ट्रांस कन्फिग्रेशन को जो है एक्सरे क्रोमेटोग्राफी के थ्रू भी सेपरेट आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कन्फिग्रेशन ऑफ एंग्लिक एसिड एंड टैग्लिक एसिड वाज डिटरमिन्ड बाय दिस टेक्निक। ठीक है, इन टेक्निक्स के साथ जब हम इजीली डिटरमिन कर सकते हैं कि ये कैसे क्रिस्टल दोनों के डिफरेंट शेप्स के होंगे। सो इससे हम डिफरेंट शेप्स की वजह से इनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब नंबर 2 पे है केमिकल मेथड कि केमिकली हम कैसे पता चलेगा कि ये सिस आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहला मेथड है, इसमें हमने साइक्लाइजेशन कि मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड बोथ है। फार्मूला आपको पता है कि इसमें क्या होता है कि C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड H होता है। ठीक है, कि इसमें डाई कार्बोक्सिलिक इथीन होती है ये। तो इसमें वो क्या होता है कि मैलिक एसिड गिव्स साइक्लिक एनहाइड्राइड मोर इजीली दैन फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, कि जब हम इसको 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करें तो हम मैलिक एसिड जो होगा वो क्या होगा, साइक्लिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड में चेंज हो जाएगा। लेकिन जो है फ्यूमेरिक एसिड वो चेंज नहीं होगा, कि उसका रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो उसको अगर हम ट्रांसफॉर्म साइक्लिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो उसको हमें 290 डिग्री टेम्परेचर और इसके अलावा कैटलिस्ट की ज़रूरत होगी, उसके बगैर वो उसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम इस तरह हम सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म में सेपरेट आउट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास मिक्सचर पड़ा हुआ है मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में हमें नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, तो हम कैसे इसको कर सकते हैं कि हम इसका रिएक्शन करेंगे, इसको 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेंगे। अगर तो वो मैलिक एनहाइड्राइड में चेंज हो जाता है तो इट्स मीन कि वो मैलिक एसिड है, अगर वो नहीं चेंज होता तो इसका मतलब है कि वो फ्यूमेरिक एसिड है। सिंथेटिक मेथड में क्या है कि सिंथेटिक मेथड विच इन्वॉल्व स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कैन बी यूज टू डिटरमिन द कन्फिग्रेशन। ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिकली हम जो है किसी भी रिएक्शंस को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन गिव्स हिज एडिशन। ठीक है, नो मैलिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ ब्यूटीन डाइओलिक एसिड। सो मैलिक एसिड इज सिस फॉर्म। ठीक है, तो वो क्या कहता है, ब्यूटाइन डाइओलिक एसिड को जब हम लेते हैं तो हम उसकी करते हैं तो उसके हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो हमारे पास सिस जो है आइसोमर आता है। ठीक है, तो वो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है कि जिस तरह का रिएक्टेंट होगा, अगर रिएक्टेंट सिस फॉर्म में है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो भी सिस फॉर्म में ही होगा। Similarly, oleic acid is cis isomer because it can be obtained by catalytic hydrogenation of octadecaenoic acid। ठीक है,
तो वो इसमें चेंज हो जाएगा। इसी तरह मैलिक एसिड कैन आल्सो बी सिंथेसाइज्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ मैलिक एनहाइड्राइड। कि हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं मैलिक एनहाइड्राइड की तो हम मैलिक एसिड आता है। इसी तरह जब हम ऑक्सीडेशन करें पैराबेंजोक्विनोन की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो तब भी हमारे पास जो है मैलिक एसिड आता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हम इनके ये डिफरेंट रिएक्शन करवा के देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर हम मैलिक एनहाइड की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो हमारे पास मैलिक एसिड आएगा, और इसी तरह बेंजोक्विनोन की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैलिक एसिड ही आता है। तो इस तरह हम सिंथेटिकली भी हम इनको इजीली जो है डिटर्मिन कर सकते हैं कि ये सिस फॉर्म है या ट्रांस फॉर्म है। ठीक है, ये जो है कोरिलेशन ऑफ कंपाउंड इज नॉन एज कन्फिगरेशन, ये हमारा टॉपिक में नहीं है, इसको मैंने कट करवा दिया है, ये हमने नहीं करना। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर को सिस आइसोमर में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ये तो हमें पता है कि सिस एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में चेंज करने के लिए हमें पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग के बगैर तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या फिर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर को हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बगैर जो है ये पॉसिबल नहीं है। फॉर दिस पर्पस पाई बॉन्ड इज़ ब्रोकन बाय एनी मेथड, कि किसी भी मेथड या फ्री रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड बिकम पॉसिबल, जब तक तभी पॉसिबिलिटी होगी फ्री रोटेशन जब तक डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। हाउएवर इक्विलिब्रियम मिक्सचर of two geometric isomer is obtained from any pure isomers. Their relative property depend upon their relative stability. ठीक है, दो डिफरेंट मेथड यहाँ पे है, एक फोटोकेमिकल मेथड है, ठीक है, एक है एसिडिक ट्रीटमेंट के थ्रू। फोटोकेमिकल मेथड में एक्चुअली क्या होता है कि ट्रांसफॉर्म जो है आइसोमर इनटू सिस आइसोमर के ट्रांस आइसोमर को हम सिस आइसोमर में कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय रेडिएशन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट के। जब हम ट्रांस आइसोमर को अल्ट्रावायलेट रेज की मौजूदगी में क्या करते हैं, एयर के साथ उसको हीट अप करते हैं, तो हमारे पास जो है सिस फॉर्म जो है ट्रांसफॉर्म जो है वो सिस फॉर्म में चेंज हो जाती है। कि द मॉलिक्यूल इज एक्साइटेड, कि मॉलिक्यूल का क्या होता है कि एक्साइटेड हो जाता है, और वो सम सिंगल बॉन्ड करैक्टर इज़ क्रिएटेड इन डबल बॉन्ड। ठीक है, कि इस डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करैक्टर शो होता है, वो थोड़ी सी देर के लिए एग्जिस्ट करते हैं और फिर वो दोबारा चेंज हो जाता है, और इस तरह एक आइसोमर जो है वो दूसरे आइसोमर में इजीली चेंज हो जाता है। इसी तरह एसिडिक ट्रीटमेंट के थ्रू क्या होता है कि व्हेन मैलिक एसिड इज ट्रीटेड विद एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव मैलिक एसिड थ्रू इनोलाइजेशन। ठीक है, होता क्या है कि जब मैलिक एसिड में हम एसिड डालते हैं तो वो इसकी इनोलाइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो उसमें आपको पता है डीलोकलाइजेशन होती है। ये डीलोकलाइजेशन की वजह से जो है वो फ्री रोटेशन पॉसिबल हो सकती है, और इस तरह फ्री रोटेशन जो है डीलोकलाइजेशन की वजह से सिस फॉर्म जो है वो ट्रांसफॉर्म में इजीली चेंज हो जाता है। तो इस तरह मैलिक एसिड जो है वो फ्यूमेरिक एसिड में इजीली चेंज हो जाता है। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल जो है वो है 1,3-डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन की है। इसमें भी जो है ये हम एसिड और बेस की मौजूदगी में जो है एसिड और के मेथड से हम इनको एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें यही बताया गया है, ये जो है ये एक्चुअली आपसे रिलेटेड नहीं था, ये मेरे से गलती से इसके अंदर ऐड हो गया है। अब इसमें जस्ट ये है कि ज्योमेट्रिक आइसोमर क्या होते हैं, इसकी कितनी टाइप्स है, इसको आप जनरल पढ़ेंगे थोड़ा सा आपको इसके बारे में आइडिया होगा। कि हम मोस्टली जो है सिस ट्रांस आइसोमर के बारे में पढ़ते हैं कि सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर क्या होता है। ठीक है, लेकिन हम एडवांस लेवल पे जो होता है तो उसमें Z और E नोरेशन भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा बताया गया है, ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसको जस्ट आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता चल सके कि हम सिस और ट्रांस आइसोमर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कि सेपरेट मतलब कि कैसे हमें पता चलता है कि ये सिस आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर है। ठीक है,
कि हम उसको कैसे सिस और ट्रांस आइसोमर को उसकी ज्योमेट्री के बारे में एक्चुअली बताया गया कि ज्योमेट्री को कैसे हम सेपरेट आउट करेंगे। इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है कि किस बेस पे जो है कौन से रूल होते हैं जिसकी बेस पे हम उसको क्या करते हैं सिस आइसोमर या ट्रांस आइसोमर कह सकते हैं। देखिए कुछ में तो हमें पता है कि फॉर एग्जांपल सेम फंक्शनल ग्रुप एक साइड पे लगे हैं तो हम कह देते हैं कि ये सिस आइसोमर है या ट्रांस। अगर हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप जो है कौन सा सिस आइसोमर है कौन सा ट्रांस। ये जैसे कि हमारे सामने मॉलिक्यूल है, इसमें C डबल बॉन्ड O है, एक साइड पर फ्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, एक साइड पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा जो कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोजन है और ब्रोमो। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिस आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर है। इसमें एक्चुअली हम क्या करते हैं, फिर हम मॉलिक्यूल को उसके एटॉमिक नंबर के लिहाज से प्रायोरिटी देते हैं कि हायर प्रायोरिटी पे कौन सा होगा और लोअर प्रायोरिटी पे कौन सा होगा। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है, तो इसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम है, ब्रोमीन का ज़्यादा होता है, इसलिए हम ब्रोमीन को हायर प्रायोरिटी पे रखते हैं। इसी तरह दूसरे कार्बन के साथ हम देखते हैं कि एक साइड पे क्लोरीन लगा हुआ है, दूसरे साइड पे पेरोलिन लगा हुआ है, तो जिसका हायर प्रायोरिटी होगा तो उसको हम फिर इस तरह हम उसको सिस या ट्रांस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, ये जस्ट मैंने आपके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए इसमें ऐड किया है, आप इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। ओके, अगर फिर भी इनमें सब में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।